हेलो माय डियर 12 स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो बच्चों, आई होप आपकी तैयारी जो है क्लास 12 की बहुत बढ़िया चल रही है। अब हमने एक पड़ाव पार कर लिया है, जो कि आपने देखा कि हमने डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि हमारा चैप्टर 5 और 6 था, वो हमने कवर कर लिया है। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखो, आप लोगों ने बहुत बार, हो सकता है कई बच्चों ने सुना हो कि इंटीग्रेशन तो बाप रे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इंटीग्रेशन करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है 12th में। जो सबसे मुश्किल टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोग अब देखें तो हम लोग इन लेक्चरों से वी विल स्टार्ट लर्निंग इंटीग्रेशन इन इजीएस्ट वे। मैं आपको इस तरह से कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आए कि आपको कब कौन सा मेथड लगाना है। क्योंकि बच्चों देखो, इंटीग्रेशन में सबसे मुश्किल क्या होता है कि एक कोई मेथड नहीं है या कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो कि हम लोग लगा दें। तो मेरा पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में देखो, सबसे मेन इजीएस्ट पर्पस ये होगा कि आपको क्वेश्चन देख के ये पता चल सके कि कब हमें कौन सी टेक्निक लगानी है। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे कवर करेंगे वैसे वैसे मैं टेक्निक को रिलेट करता रहूंगा कि आपको कब कौन सी टेक्निक लगानी है, जिससे जब तक आपका इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म हो तब तक आपको ये समझ में आने लगे कि अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें ये टेक्निक लगानी है, इस क्वेश्चन में प्रतीक सर ने ये बताया था तो ये टेक्निक लगानी है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हैव कॉन्फिडेंस, इट विल बी अ वेरी इजी जर्नी। अगर आप सारे लेक्चर को मेटिकुलसली और रेगुलरली फॉलो करके समझते हो, एक एक मेथड को, हर एक हिंट को बहुत ध्यान से समझते हो, तो आपको इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी मैं ले सकता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या सीखेंगे। तो अगर आप देखो तो कैलकुलस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा 35 मार्क्स का कैलकुलस आ रहा है, जिसमें से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आपको रिवाइज करा चुका हूं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स, विच इज चैप्टर 7। हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कवर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इट इज द बेसिस फॉर चैप्टर 8 एंड 9। आपको अगर ये चीज आ गई तो दीज टू आर वेरी इजी। आपको इन्हें करने, क्योंकि इन दोनों में क्या है, इसी के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके इंटीग्रेशन की है। तो बच्चों, मैं एक चीज कहूंगा, देखो, डिफरेंशिएशन इज मेरली ए स्किल बट इंटीग्रेशन इज एन आर्ट। क्या मतलब हुआ इसका? डिफरेंशिएशन में आपने अगर एक बार फॉर्मूले पढ़ लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, और आपने वो मेथड सीख लिए, चेन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, तो आप क्वेश्चन को देख के ये समझ जाओगे आपको कौन सा मेथड लगाना है। तो एक बार आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बट इंटीग्रेशन इज एन आर्ट। आर्ट बोले तो हर एक क्वेश्चन आपको एक नया तरीका लेके आएगा, आपको सोचने पे ये मजबूर करेगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो इंटीग्रेशन में बच्चों ना कोई मेथड है, ना कोई फॉर्मूला। फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली हो सकता है ना दिखे। तो आप जितना उसे सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, इंटीग्रेशन आपको उतना ही केक वॉक होता जाएगा। तो जैसे आर्ट में, कोई भी आर्ट करने के लिए आपको एक डेडिकेशन और एक क्या चाहिए होता है, आपको हुनर चाहिए होता है। ऐसी इंटीग्रेशन सीखने के लिए और उसके क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको बस ध्यान से मेरे लेक्चर सुनने हैं और इस आर्ट को इजीएस्ट पॉसिबल वे में हम लोग आगे करेंगे। तो अब चलते हम लोग सिलेबस पे बच्चों कि क्या क्या हम लोग करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं नए सिलेबस की, तो नए सिलेबस में देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, विच इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपको सबको पता होगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। फिर हम लोग अलग अलग मेथड सीखेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, कुछ ये फॉर्मूले दिए हुए, ये सब करेंगे। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे इन लेक्चर्स में कवर करेंगे, जो कि हमारा है चैप्टर 7। चैप्टर 7 के बाद आप जब ये हो जाएगा तो हम लोग इसी चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल और इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में समझेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फर्क होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 7 इन ब्रीफ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप देखो, ये है आपका अभी का सिलेबस, और 2021-22 अगर मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूं तो खाली जो टॉपिक कटा हुआ है, देखो, एक तो ये फॉर्मूला कटा हुआ है जो कि हम लोग कवर करेंगे बिकॉज इट इज कवर्ड इन आईआईटी। और इसके अलावा जो चीज आपकी कटी हुई है और जो चीज नहीं है, वो है आपका लिमिट ऑफ सम। ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जो कि क्या कहते हैं, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में एलिमिनेट कर दी गई है, और यही सेम चीज आपके आईआईटी में भी नहीं है। तो हम लोग लिमिट ऑफ सम का जो टॉपिक है वो अब एट ऑल कवर नहीं करेंगे। ओल्ड एनसीईआरटी को, उस टॉपिक को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जब पीछे के टॉपिक थे उसमें जो टॉपिक आपके
ओल्ड एनसीईआरटी के भी यूज होने हैं, वो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मैंने कवर किए थे, लेकिन लिमिट ऑफ सम हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप आईआईटी का सिलेबस भी देखो तो इट इज ऑलमोस्ट सेम एज आपका जो 2024-25 का सिलेबस है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि छूटेगी, एक्सेप्ट लिमिट ऑफ सम जो कि हर जगह से एलिमिनेटेड है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो बेटा टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, आपने हो सकता है बहुत लेक्चर में बहुत तरीके से आपने ये पढ़ा हो कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आप इंटीग्रेशन क्यों करते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलास पढ़ेंगे जो कि आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूलेस और ऐड करते जाएंगे और ये भी समझेंगे कि कब कौन से फॉर्मूले को लगाना है। उसके बाद हम कुछ इनडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और न्यू एनसीईआरटी के एग्जांपल 1 to 4 बेसिक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या कहते हैं, बस ध्यान से और बिलीव मी मेरे साथ आप इन लेक्चर्स को कवर करिए, इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों, ये मैं पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी समझा रहा हूं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने एनसीईआरटी कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी क्या होता है। बट खैर, उसके लिए मैं हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन। और सबसे पहले उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस अभी तक पढ़ते हुए आए हैं और जो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं उसमें फर्क क्या है। आपको ये तो पता है उल्टा है, पर लेकिन क्या फर्क है और क्या चीज है वो हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं सबसे बेसिक फर्क की बात करूं कि ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है, अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बात करूं तो उनको लेमन टर्म्स में बताऊं तो देखो क्या होता है बेटा, कि अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो आप किसी भी कर्व को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप एक पॉइंट पे, जैसे मान लो आपका एक ये कर्व है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि मैं इस पॉइंट पे अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं एट x इक्वल्स टू a, इसका मतलब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है जिसका मैं स्लोप निकालने जा रहा हूं, विच इज dy बाय dx। तो जब भी किसी कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकाला जाता है तो हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, अगर यही सेम कर्व अगर मान लीजिए कोई है और अगर मैं जो किसी दो पॉइंट के बीच में उस कर्व के एरिया निकाल दूं कि एरिया अंडर द कर्व कितना है, तो मैं कहता हूं कि हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग इन लेमन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, किसी कर्व का स्लोप निकाल रहे हैं तो हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर उसी कर्व का एरिया निकालना है कि वो एरिया कितना कवर कर रहा है, चाहे वो किसी भी एक्सिस के अराउंड हो या किसी भी पॉइंट के अराउंड हो, तो वो हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इसी चीज को हम लोग अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इन्होंने क्या क्या है कि देखो, द ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर द डेरिवेटिव was the problem of defining tangent line to the graph of the function and calculating the slope of such line। अगर आपको किसी कर्व पे कोई पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी थी, टेंजेंट क्या, कोई लाइन जो उसे टच करते हुए जाए, और अगर उसको क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे उस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, जो कि आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि हम किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो दैट वाज डिफरेंशिएशन। Integral calculus is motivated by the problem of defining and calculating the area of the region bounded by the graph of the function। तो जब जब मुझे किसी भी फंक्शन का एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दैट ग्राफ, किसी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ निकाल बना रहा हूं और अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ये तो हुआ मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज या ज्योमेट्रिकल नॉलेज, जो कि नॉर्मली जो साइंस में फिजिक्स के स्टूडेंट है वो यूज करते हैं। लेकिन अब आप लोग कहोगे कॉमर्स वाले बच्चों को क्या करना। बच्चों, अगर आपको 9th क्लास में याद हो तो अगर मैं 9th क्लास में रिवाइज कराऊं तो कुछ कॉन्सेप्ट अपने 9th क्लास से आप पढ़ते हो आ रहे हो, जिसमें आपको जब ये नहीं समझ में आया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। पर अगर आप ध्यान दो, अगर आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते थे तो आपको स्पीड या वेलोसिटी मिलता था, विच वॉज, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करो बेसिकली तो आपको स्पीड या वेलोसिटी मिलता था। ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते थे तो आपको एक्सेलरेशन मिलता था। अगर आप किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दो तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और अगर आप स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे उसके अंदर का तो आपको मिलेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो यही सेम चीजों को मॉडिफाई करके हम लोग आगे 11th-12th में फिजिक्स को पढ़ते हैं। उसी का मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन एंड स्लोप ऑफ ए कर्व इज डिफरेंशिएशन। यही चीज मैंने यहाँ पे कर्व में भी समझाई हुई है। अगर आप देखें, अगर मान लीजिए एक ये कर्व है, इसका इस पॉइंट पे अगर हम लोगों को ये टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और ऐसे ही अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो मतलब एरिया जब मैं निकाल रहा हूं तो इसी चीज को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब ये चीज तो हो गई ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब यही चीजों को अगर मैं मैथमेटिकली पढ़ूं तो क्या होता है, अगर आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, आप जब उसको डेरिवेट करते हो तो आप एफ डैश एक्स पे पहुंचते हो। तो ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव निकालना या डिफरेंशिएशन। अब मैथमेटिकली क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लो ये एफ डैश एक्स है, मुझे वापस इस पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? भाई आपने एफ एक्स से एफ डैश एक्स पहुंच गए, अगर मुझे एफ डैश एक्स से एफ एक्स पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे कहता हूं, मैं इसका एंटी डेरिवेटिव लूंगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसीलिए इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का उल्टा कहते हैं, क्योंकि जब आपको कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको एफ डैश एक्स मिल गया है और उस एफ डैश एक्स से मुझे वापस रिवर्स में जाना है, विच इज वापस बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन, देन वी टेक एंटी डेरिवेटिव एंड दिस एंटी डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन, विच इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यही चीज इन्होंने कही, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल आई। मान लो कोई फंक्शन है बच्चों, वो एक इंटरवल आई में डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है ईच पॉइंट ऑफ आई। तब क्वेश्चन ये आता है, अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है तो कैन वी डिटरमाइन द फंक्शन, क्या हम फंक्शन निकाल सकते हैं? यही फंक्शन निकालने की टेक्निक जो है दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको लॉजिक क्लियर है कि इंटीग्रेशन क्यों निकलता है, क्या करते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि यही चैप्टर के आगे चैप्टर 8 में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम एरिया निकालेंगे। अब क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पता है मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, कैसे समझेंगे, क्या साइन यूज करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे कि हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने डेरिवेटिव पढ़ा था तो आपको पता है एफ एक्स है, अगर आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो आप लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख रहे हो, इसका मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो। एक्स डिनोट करता है किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और आप जब इस डेरिवेटिव को आप एफ डैश एक्स या फिर आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो ये हमारा था, हमने डेरिवेटिव पढ़ा था किस तरह से डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद जब रिप्रेजेंटेशन हमने सीख ली थी किस वेरिएबल के, अगर ये वेरिएबल टी है तो आप डी बाई डी टी ऑफ एफ टी भी लिख दोगे, करेक्ट। तो ये जो थी आपकी रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें आपने डेरिवेटिव में पढ़ी। सिमिलरली मैथमेटिकली कैसे इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट होता है, क्या साइन यूज होते हैं, अब हम उसे समझते हैं। तो लेट अस मूव टू कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए, जो चीज हमने अभी पढ़ी उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव। मतलब हमें डेरिवेटिव दिया होगा और हमें प्रिमिटिव निकालना होगा, दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन। यही चीज हम लोग अभी समझ के आ रहे हैं। दैट इज व्हाई सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। अब देखो, इसमें जाने से पहले कि मैथमेटिकली हम इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ समझो। जैसे अगर मान लो मुझे दिया हुआ है साइन एक्स का डेरिवेटिव, मैंने कहा कॉस एक्स होता है, फेयर एनफ। एक्स क्यूब बाई 3 को अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आपका आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3, इसे काटोगे आपको आएगा एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का आएगा ई की पावर एक्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव है, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स है। अगर इसी को मैं उल्टा करके बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, करेक्ट। कॉस एक्स को एंटी डेरिवेटिव, जैसे कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव है तो साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। एक्स क्यूब बाई 3 is anti-derivative of x square and e की पावर x is anti-derivative of e की पावर x। तो अब इसी चीज को आगे बढ़ने से पहले कि इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, क्या चीज होती है, एक चीज जरा ध्यान से देखो। देखो बेटा, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5 करूं तो भी डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर।
अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर रहा हूं तो भी डेरिवेटिव आ रहा है 3x स्क्वायर, और अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 17 करता हूं, इसका भी डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। तो आप देखोगे अगर कोई भी कांस्टेंट आपका इस फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो तीनों के लिए जो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो सेम है, विच इज 3x स्क्वायर। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर आप ये कहते हो कि कोई फंक्शन का आपको डेरिवेटिव मिल गया और उससे आप एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो वो एंटी डेरिवेटिव में अगर मान लीजिए आप एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव आप कहते हो एफ एक्स है, साथ में एक कांस्टेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, जो कि मुझे नहीं पता। ये सी आपका 0 या कोई भी सी जो है, इट कैन बिलोंग टू अ रियल नंबर विच वी हैव नो आइडिया कि वो क्या होगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी हम किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालेंगे तो हम साथ में एक वैल्यू सी को ऐड करते हैं, जिसका रीजन ये है क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है एंड वी डोंट नो कि वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है। बच्चों, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे 17 होगा या 5 होगा या कुछ नहीं होगा, तो मैं एक सी लेके चलता हूं, विच इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कभी भी आप किसी फंक्शन को डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव निकालोगे, यू विल एड अ सी विथ इट टू डिनोट एक कांस्टेंट हो सकता है विच कैन बी एनीथिंग। तो यही सेम चीज को समझते हुए हमने कहते हैं कि एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शन। किसी भी फंक्शन जो आपको दिया उसके बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव होंगे विच कैन बी ऑब्टेन बाय चूजिंग सी आर्बिट्रेरली फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर दिस रीजन C is customary defined to be an arbitrary constant। तो एक C क्या होता है? एक पैरामीटर होता है जिससे हम ये कह देते हैं कि हमारा कोई कांस्टेंट अगर है उस फंक्शन में तो वो C को बिलोंग करेगा। That is why the first and foremost important point of integration, अगर आप एक फंक्शन d by dx of fx से आप fx में जा रहे हैं तो ये जो होगा d by dx of fx करें या d by dx of fx plus c करें, आपको fx ही मिलेगा। तो अगर आप उल्टा एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमेशा हम यहां पे c को ऐड करके चलते हैं, विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट जो याद रखना है, कभी भी किसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में हम प्लस c जरूर करेंगे, विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड c विल बिलोंग टू r। इट इज ए बेसिकली फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। तो उसमें जैसे कि अगर मान लो मैं साइन एक्स की बात करता हूं, अगर आप चाहे साइन एक्स को डेरिवेटिव करो तो भी आपका आएगा कॉस एक्स। अब अगर आप साइन एक्स प्लस 10 भी करोगे तो भी कॉस एक्स आएगा। आप कोई भी कांस्टेंट यहां पे ऐड करोगे, ए बी सी 10 20 30 कुछ भी, आपका कॉस एक्स ही डेरिवेटिव आएगा। तो जब आप कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो आप जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो आप उसे साइन एक्स प्लस सी लिख देंगे। C is called constant of integration। अब हम लोग समझते हैं इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप उस फंक्शन के आगे ये साइन लगाते हैं और अंदर फंक्शन को लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो ये साइन लगाया जाता है और अंदर जो भी फंक्शन है उसे लिखा जाता है। अगर ये x है तो हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये वेरिएबल डिनोट करता है। तो आई होप आपको अब इंटीग्रेशन का साइन क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यही चीज है, वी इंट्रोड्यूस ए न्यू सिंबल, हमने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया, नेमली एफ एक्स डी एक्स, विच विल रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास ऑफ एंटी डेरिवेटिव एंड इट इज रेड एज इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप एक फंक्शन का इंटीग्रल ले रहे हो तो दिस डिनोट्स द साइन ऑफ इंटीग्रल एंड इट रिप्रेजेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको अगर आपने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करके जो आपको एंटी डेरिवेटिव मिलेगा दैट विल बी, मान लिया कांस्टेंट मिला एफ एक्स प्लस साथ में सी लगा दिया विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नाउ मैथमेटिकली हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, इंटीग्रेशन का साइन विच इज दिस वन। अंदर आपने लिखा जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर आप एफ एक्स है तो dx लिख दो,
बाई चांस अगर आपका टी वेरिएबल होता तो आप dt लिख देते, और जब इसे इंटीग्रेट करके मान लीजिए आपका एक फंक्शन आता है f ऑफ x, आप साथ में प्लस सी लगा दो विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दीज आर द टू मेन कॉन्सेप्ट। इसी चीज को मैं अगर समराइज करूं तो यहां पे दिया देखो, दिस साइन इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें fx जो है इट इज कॉल्ड इंटीग्रेंट, x जो है इट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट मतलब फाइंड द इंटीग्रल, एंड इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इज इक्वल टू fx। आई होप ये सब चीजें क्लियर है, वही बेसिक चीजें है जो एनसीईआरटी में बढ़ दी है, मैंने आपको बता दिया है। इसे आपको ना याद करना है ना समझना है, मोटा मोटा इन शॉर्ट जो क्रक्स हमें समझना है और जो आगे यूज करना है वो है ये। एक किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन का साइन, फंक्शन को अंदर लिखा, उसे इंटीग्रेट करके यहाँ पे fx प्लस सी, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप बच्चों ये क्लियर है। इसके आगे अब हम लोग चलेंगे यूज करने, कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं, इसके बिना इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये जो फॉर्मूले है बेसिकली बेटा ये बिल्कुल बेस है इंटीग्रेशन का, तो आप लोग क्या कहते हैं इन फॉर्मूले को याद किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देखो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले कोई बहुत मुश्किल है, ये बस फॉर्मूले के हैं जो आपने डेरिवेटिव पढ़े हैं उन्हीं का उल्टा है, लेकिन आप एक जगह फॉर्मूले को लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, तो आपको इंटीग्रेशन को रिलेट करने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक नोटबुक मेंटेन करिए, फॉर्मूला नोटबुक, जिसमें स्टार्टिंग चैप्टर 2 से या चैप्टर 1 से लेके जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, आप लिखते जाइए, जिससे कि बोर्ड में आपको आसानी रहेगी उन्हें रिवाइज करने में और समझने में। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट कवर किया, इसका पार्ट 1 विच वाज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अगले लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन करने और क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका पूरा मैथमेटिकल पार्ट शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें वी विल कवर, क्या कवर करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड हाउ टू डू और हाउ टू अप्रोच बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और कैसे हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे वो लोग भी इंटीग्रेशन को उतने ही अच्छे से समझ पाए और आगे जाके उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों।